तो हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को सॉलिड स्टेट से परिचय कराऊंगा। कितनी अवस्था होती है? स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर कितनी होती हैं? मुख्य रूप से 3 होती है। कौन कौन सा? सॉलिड स्टेट, लिक्विड, स्टेट और गैस स्टेट। कोई भी पदार्थ तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। एग्जाम्पल ने दैनिक जीवन में देखे हो ऐसा कोई पदार्थ जो तीनों अवस्थाओं में रहा हो? कौन सा? हाँ, यस यस, वेपर। तो ये जो वाटर है, वाटर मीन्स H2O, इसकी 3 अवस्थाएं देखने को मिलता है। आइस, ये इसकी सॉलिड स्टेट है। ठीक, सब लोग देख रहे हो आजकल बर्फ जमा रहे हो गर्मी के दिन में ना, फ्रिज में। दूसरा लिक्विड, लिक्विड मतलब वाटर, जिसको तुम लोग पानी कहते हो। पानी माने लिक्विड स्टेट। तीसरा वेपर, कहते हो कि नहीं? गैसियस स्टेट। ये देखो, तीनों अवस्थाएं तुम लोग दैनिक जीवन में देख रहे हो। गर्म करते हो पानी, वहाँ बनता है, वो एक गैसियस स्टेट है, गैस का गुण उसके अंदर छुपा हुआ। हालांकि ये क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे होता है, इसलिए जल्दी से ठंडा होने पर लिक्विफाई हो जाता है। लेकिन क्रिटिकल के ऊपर होता तो यह भी एटमॉस्फेयर में बिल्कुल विलीन होता है, गैस की तरह, ऑक्सीजन नाइट्रोजन की तरह। फिर हम उस पर नहीं ले जाएंगे, तुमको एक अवस्था है जिसको पढ़ाना है। तो मैं ये इसको इसलिए लिखा हो कि कोई भी पदार्थ तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। कोई भी पदार्थ, जैसे ये पेन है, ये सॉलिड है। अब इसको तुम चाहो लिक्विड भी कर सकते हो, और लिक्विड से फिर इसको और टेम्परेचर पर रखो तो वो क्या हो जाएगा? वेपर बन जाएगा। उसका वेपर बन जाएगा कि नहीं? वेपर मतलब गैस स्टेट में आ जाएगा। तो ये नहीं, बस स्थिति क्या है कि कोई भी पदार्थ तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, केवल उसके पास परिस्थिति यानी टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशन है वो अलग अलग होगी। ऑल मटेरियल कैन बी प्रेजेंट इन ऑल 3 स्टेट, बट द पैरामीटर ऑफ स्टेट यानी कि उसके स्टेट अवस्था के लिए जिम्मेदार जो भौतिक राशियां हैं वो अलग अलग होती हैं। अब जैसे ये है, इसके लिए टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बढ़िया से 0 डिग्री। प्रेशर कितना होता है? 1 atm। एक वायुमंडल दाब पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड यदि होगा तो ये आइस में मिलेगा। पर यदि पानी है बच्चा दुनिया के किसी कोने में, उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाओ, 1 एटमॉस्फेयर पर, यदि वह जम गया तो इसका मतलब क्या है? वो क्या है? वो क्या है? सॉलिड अवस्था बोलेंगे। यदि कोई मटेरियल तुमको पानी जैसा दिख रहा है या कुछ भी है, लिक्विड है, और उसको ले जाके ठंडा कर दिया, और ठंडा होने पर वह 20 डिग्री पर जम गया, तो का पानी है? 0 पर जमा, और 0 पर प्रेशर का भी डिपेंड होता है। प्रेशर चेंज करोगे तो बदलता है टेम्परेचर। तो 0 डिग्री और एक वायुमंडल पर वो जम गया, तो वह कौन सा पदार्थ होगा? सॉलिड तुमको दिखाई पड़ रहा है बेटा? मान लो ये पानी है, वाटर है, वाटर है, एल्कोहल है, बेंजीन है, तो क्या सब 0 डिग्री पर जमेगा? अलग अलग होगा कि नहीं टेम्परेचर? ये 0 पर नहीं जमेगा, ये 0 पर नहीं जमेगा। तो वही मैं कर रहा हूँ, सबका टेम्परेचर अलग है। और वो कब होगा? प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर बराबर 1 atm।
मतलब एक एटीएम प्रेशर पर ही कार्य होगा। बात समझ में आ रहा है? तो प्रेशर भी जिम्मेदार होता है। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट, पानी का ये गैस कब ऊपर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर बराबर कितना होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर कितना होगा इस पर 1 एटीएम पर, 1 एटीएम पर। अभी कहो कि इस पर ले जाके पहाड़ पर जाओगे तो दाब जो होता है उतना नहीं रहता, 1 एटीएम से कम होता है, इसलिए कि वहाँ वायु धीरे धीरे मात्रा कम होती जाती है। ज़्यादा वायु डेंस यहाँ है, जहाँ डेंस रहेगा वहाँ ना फोर्स रहेगा, ऊपर जाओगे डेंस कम होगा तो ये कम होता है, तो इसके वजह से ये भी कम हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। जब कुकर में पानी 100 पर उबलता है कि ज़्यादा पर उबलता है? कुकर में खाना जल्दी बनता है कि लेट में? तुम वो नहीं देखे हो। कुकर है घर में, खाना पकता है तो जल्दी पकता है कि बहुत देर बाद? और वो पैन में बनाते हो तो उसमें जल्दी पकता है कि कुकर में? काहे पकता है? हाँ बोला, हाँ वो ढक्कन लगा सीटी लगा देते हैं। हाँ काहे पकता है बताओ तो हम जाने तुम। हाँ उसमें जो प्रेशर लगाते हो वह कैप के ऊपर एक विशल भी लगा होता है, तो उसका भी प्रेशर होता है, मतलब उसको उठाने में जितना दाब लगे 100 ग्राम 200 ग्राम का होता है ना, तो वो उतना प्रेशर उस पर अप्लाई हो रहा है ढक्कन पर, तो वहाँ 1 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा हो रहा है, तो उस वह प्रेशर के बराबर जब वेपर उसमें बन जाएगा तब जाकर के उसमें बॉयल आएगा, तो वो 300-400 पर उबलेगा जैसा तुम्हारा प्रेशर हो। और ये जो है पैन में बनाओगे तो केवल कैप रखते हो, ढक्कन रखते हो, और कहीं खुला और रख के चावल बनाओ तो बन चुका चावल तुम्हारा। खुला पात्र में चावल बनाते रहो तुम लोग बेटा, पानी उड़ गया चावल बनाए हो कब वो खुला हुआ, ढक के बनाते हो ना, क्यों? इसीलिए कि प्रेशर बढ़ा दिया जाता है, तो प्रेशर बढ़ने से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। 100 पर नहीं पानी उबलता है, 300-400 पर उबलता है, और 300-400 पर जब उबलेगा तो वो तो पक जाइबे करेगा जल्दी से, इसीलिए भोजन पक जाता है। तो समझे? तो यह 100 के ऊपर यह है, लेकिन वही पहाड़ पर ले जाओगे पकाओगे खाना तो खाना पकेगा उकेगा नहीं तुम्हारा, क्यों? क्योंकि वहाँ प्रेशर ढक्कन रख के भी करोगे तो उतना नहीं होगा, तो वहाँ प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है? हालांकि प्रेशर कुकर की बात अलग है, उसकी अलग दुनिया है। प्रेशर कुकर में तो बन जाएगा जैसे यहाँ बनता वैसे। और ये लिक्विड कहाँ से कहाँ तक है? 0 डिग्री के बाद, ग्रेटर देन 0 डिग्री, है ना? इसके बीच में क्या लिक्विड है? हाँ ये लिक्विड है, तो तुमको क्या समझ में आ रहा है कि हर स्थिति का, और वो भी प्रेशर कितना होगा 1 एटीएम होगा। इससे तुमको ये समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर प्रेशर जो है अलग अलग होने पर, यानी कि कोई भी पदार्थ तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, बस उसकी टेम्परेचर प्रेशर की जो कंडीशन है वो अलग अलग होती है। अब समझ में आया, दिमाग में बैठा हमारा बात? कोई भी पदार्थ को तुम तीनों अवस्थाओं में रख सकते हो। लोहे को भी तुम वेपर बना सकते हो सॉलिड में, और लिक्विड भी लोहा हो सकता है। ढलता लिक्विड होता होगा तब ना ढलैया होता होगा। हाँ कि हो ना, ये समझ पा रहे हो ना कि ढालने के लिए तो उसको लिक्विड होना पड़ेगा ना। हाँ कि गाटर को लेकर के बाल्टी बनाओगे बिना पिघलाए? पीटते ही जीवन बीतेगा, तो एक ठोप भी बाल्टी नहीं बनेगा, है कि नहीं? उसको क्या करते हैं, मेल्ट करा देते, मेल्ट करा के उसको सांचे में डाल देते, बाल्टी बन जाती है। देख, तो इसका मतलब वो भी लेते, लेकिन उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता होगा, उतने जगह की बात है। ठीक, तो चलो अब इतनी बातें बता दिए तुम लोग अवस्था से। हम उम्मीद करते हैं कि सेंस आ गया होगा, अनुभव हो रहा होगा कि पदार्थ तीनों अवस्था होता है। हम जिस अवस्था में अध्ययन कर रहे हैं, तुम लोग गैस के बारे में पढ़े हो, गैस पर बायोलॉ चार्ल्स लॉ पढ़े होगे ना सब गैस का। ये गैट्रो लॉ की पढ़वा नहीं कि ये इंटरमीडिएट बिना पढ़ा है फर्जी पास होके आए हो, ऐसा मत करना। लिक्विड पढ़े होगे, लिक्विड में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़े होगे, HDG पढ़े होगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़े होगे, बर्नौली का सिद्धांत पढ़े होगे फिजिक्स में। तो लिक्विड स्टेट से जुड़ा हुआ है उसका कैरेक्टर। सरफेस टेंशन पढ़े होगे, पृष्ठ तनाव, विस्कोसिटी, ये सब चीज़ें इसका पर कैरेक्टर है। इसमें क्या आएगा, यह एक दूसरा अवस्था, इसका कैरेक्टर कुछ दूसरा है। और चलो सॉलिड स्टेट का कैरेक्टर आप
कैरेक्टर ऑफ सॉलिड स्टेट। यह कैसा होता है सॉलिड स्टेट? सबसे बड़ी बात है कि यह इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है यह असंपीड्य का मतलब होता है जिसको दबाने पर उसके अंदर उसके साइज शेप में कोई परिवर्तन लगाना, मीन्स नो चेंज। इसमें चेंज प्यारे बच्चों शेप एंड वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम और शेप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इवन बाई अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, एनी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। प्यारे बच्चों ये देखो, यदि कोई पदार्थ सॉलिड है तो उस पर बल लगाने से पिचकेगा नहीं, उसका आकार नहीं बदले 10 की, गेंद हो गया, पूरी तरह से सॉलिड नहीं है, बाल को पे कंप्रेस हो जाता है। ऐसा उदाहरण ले रहा है कि जो मतलब तुमको दुनिया में बाला मिला है एक उदाहरण के लिए जो संपीट हो जाए। अरे कांच ले लो, कांच ठीक है, या पत्थर का टुकड़ा ले लो, बाल कंप्रेस होता है कि नहीं होता है? तो उसके शेप में यहाँ क्या लिखवा रहे हैं, शेप एंड वॉल्यूम नॉट चेंज। तो वह सॉलिड है, मतलब कि बहुत हल्के फोर्स पर एक वायुमंडल, लेकिन बहुत अधिक अप्लाई करने पर वो परफेक्ट सॉलिड है, लेकिन परफेक्ट सॉलिड, तो वो अलग बात करूँगा। तो यह मुख्य रूप से सॉलिड का कैरेक्टर है, समझ में आ रहा है? अब जैसे मोबाइल है, चाबी का है, सॉलिड है कि नहीं है? पिचक जाता है, इसका आकार बदल दोगे हाथ से बल लगा के? नहीं बदलोगे, टूट जाएगा, वो पतला हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से यह है सॉलिड का। अब सॉलिड में दो तरह का सॉलिड होता है। दो तरह का सॉलिड बेटा, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा क्या होता है एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, इसमें जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, सॉलिड जिससे मिलके बना होता है। कोई सॉलिड का नाम बताओ तुम लोग, कोनो सॉलिड नाम बताओ, मेटालिक सॉलिड में बताओ। हाँ, लोहा ले लो, तो लोहा जो है, लोहा किससे बना है, उसका कंस्टिट्यूएंट क्या है? लोहा किसके मिलने से बना है? क्या? कॉपर, लोहा, जिंक कॉपर से। कॉपर सस्ता है क्या? जाओ जरा कॉपर का बर्तन खरीदो और जिंक का बर्तन जरा खरीदो तो तुम। लोहा सस्ता मिलेगा ना बाल्टी, तो खरीदवा नहीं क्या? जानते नहीं, जानो लोहे का सस्ता मिलेगा। तो जिंक कॉपर से बना रहे हो तुम, और कॉपर का जाओ एक लोटिया खरीदो, महंगा मिलेगा, उतने में तुम्हें एक तो बाल्टी मिल जाएगा। तो जिंक कॉपर से नहीं होता बेटा, वो मिश्र धातु होता है। कॉपर माने ये जो जैसे लोहा है ना बेटा, ये किसे बना? Fe एटम। Fe माने संकेत किसका है? अरे Fe संकेत किसका है? हाइड्रोजन का बोल रहे हो? आयरन का। गुड, अभी सही बोले। ये आयरन का सब एटम है, ऐसे सब 3 डायमेंशनल, समझे? ये सब अरेंज होते हैं 3 डायमेंशनल, समझ लो इस तरह से एक ऑर्डर में होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, समझे? तो ये लोहा जो है, इसका कंस्टिट्यूएंट क्या है? Fe एटम, इसका Fe एटम कंस्टिट्यूएंट। अब सोडियम क्लोराइड में आ जाओ। नमक भी होता है सॉलिड में, नमक नहीं देखे हो? सॉलिड है कि गैस, लिक्विड? पैकेट का नमक खाता है नहीं घर में? कौन तरल रहता है दूध की तरह? काला नमक है। अरे वो छोड़ दो, काला नमक तो कुछ लोग देखबा नहीं किए होंगे, बात मत करो। सादा नमक तो खाने में रोज टेबल साल्ट,
कितने लोग देख रहे थे, सॉलिड आता है पैकेट में भर के कि लिक्विड होता है, देखे हो, छुए स्पर्श किए हो, तो हाथ में लगा होगा है कब हो, क्या महसूस हुआ, लिक्विड की सॉलिड? हाँ तो सॉलिड है, तो सॉलिड इसलिए कि इनकम्प्रेसिबल है। तो इसमें जो किससे बना होता है बताओ, नमक किससे बना होता है? हाँ सोडियम, हाँ तो ये फार्मूला बोलो, हाँ ऐसे बोला जाता है, Na प्लस आयनिक बांड से होता है, फिर Cl से Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, चलो यहीं तो बंद कर दो, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस लिखते रहना, नहीं तो ये इधर उधर मत करना, काफी चेक करेंगे हम। Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। ये बताओ कि ये वाला जो सॉलिड है नमक, जिसको तुमको नमक कर रहे हैं, ये किससे बना है? इसका कंस्टिट्यूएंट क्या है? इसे इसका कंस्टिट्यूएंट आयरन एटम था, इसका कंस्टिट्यूएंट क्या है? आप बताओ। गलत, Na प्लस और Cl माइनस आयन, फिर ठीक है ये बेटा, ये सब क्लियर है कि नहीं? अब ग्लूकोज खाए हो, हाँ ग्लूकान डी खरीदे हो, कैसा सॉलिड है कि लिक्विड की गैस? डब्बा में आया था, याद करो कि अभी ग्लूकान डी अभी कभी घोले नहीं, हाँ डब्बे में तो झुरझुर गिरता है, हाँ चूर्ण है, पाउडर नहीं होता है। तो वो किससे बना होता है? किससे बना होता है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना होता है। किससे बना होता है बेटा? C6H12, ये पढ़ा दिए हैं, मत करना कि नहीं पढ़ाए, देख रहे हो ना? ये देखो, अभी देखो इसका कंस्टिट्यूएंट क्या है? इसका कंस्टिट्यूएंट क्या है बताओ? किस चीज से बना है? अरे भाई मैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा हूँ, कि ग्लूकोज का क्रिस्टल देखियो ना, ग्लूकान डी लाए तो रहता है नमक की चूर्ण की तरह ना, तो क्रिस्टल होता है, खुरदरा होता है ना, तो किससे बना होगा? किससे बना होगा? ये मॉलिक्यूल से बना है प्यारे बच्चों, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना है, वो मॉलिक्यूल उसका कंस्टिट्यूएंट होगा। तो इसका कंस्टिट्यूएंट क्या होगा? कंस्टिट्यूएंट बराबर क्या होगा? C6H12O6 मॉलिक्यूल। चलो क्या और बना देता हूँ, बर्फ देखे हो ना, आइस, क्या आइस? आइस किससे बना होता है? हाँ तेज बोलो, पानी बोल रहे हो, H2O। इसको मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं, इसको आयनिक सॉलिड कहते हैं, और इसको एटॉमिक सॉलिड कहते हैं। तीनों का कंस्टिट्यूएंट अलग है, इन दोनों का मॉलिक्यूल है, माने ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और इसका कंस्टिट्यूएंट क्या है? H2O मॉलिक्यूल। समझे? ये हमारी बात समझ में आ रही है, इसीलिए तुम लोग दैनिक जीवन का उदाहरण देके समझाने का प्रयास करता हूँ कि तुम लोग महसूस करो। अब तक जो पढ़े तो वो महसूस है। पीछे तुम बगल वाला कापी से आदत है, वहाँ नहीं देख कर लिख रहे हो, अभी कौन सी मिटाई भाई की है कि तुम लिख रहे हो, बगल में देख रहा है कापी में।
चलो चलो चलो, जो कर रहे हो करो, यहाँ देखते रहो। लिख रहे हो? गजब अजब के वो लिख रहे हो तो बोलो हाँ। इसमें ये सब जितने हैं सब क्रिस्टलाइज में सब एक वेल ऑर्डर्ड है, मतलब इनके आपस में बैठने का एक क्रम होता है। ऐसा नहीं कि कत्तो किसी जगह हो जाए, ऐसा नहीं। तो इसको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें उसके कंस्टिट्यूएंट एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंजमेंट होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, तो उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। यानी कंस्टिट्यूएंट अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, ये इसका लक्षण है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। अब इसमें क्या होता है, अब देखो इसमें जो होता है कंस्टिट्यूएंट्स नॉट अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज नहीं होते, और इसमें प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। तो उसमें प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज क्यों नहीं होते हैं? कहीं पर व्यवस्थित हो गए, कहीं पर अव्यवस्थित हो गए। जैसे लोग व्यवस्थित होते हैं, अब हम करें लाइन बनाओ, तो आधा 20 लाइन बनाए लड़के, हाँ, और 10 उधर गोलियाँ गए, और 10 बैग डाल के साइड में चल रहे हैं कि हम वही है लाइन में। तो वो व्यवस्था क्या होती है? वो डिस्टर्ब व्यवस्था, वो प्रॉपर अरेंजमेंट उसका नहीं दिखाई पड़ेगा, तुमको खुद आनेगा। लेकिन सारे बच्चे भले ही 2 लाइन बनाए, यदि ऑर्डर में होते तो दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है। तो यही अंतर है, दोनों सॉलिड ही होते हैं, लेकिन इसमें सारे कंस्टिट्यूएंट का एक ऑर्डर नहीं होता है। इसमें जो आते हैं रबर जैसे हुआ, रबर बाल जो होता है रबर, वो एमार्फस हो गया, मोम है ना, जिसमें खुरदरापन नहीं रहता है, एक तरह से बात कर रहा हूँ। तो इसका एग्जाम्पल है साल्ट है, मेटल है, ETC, साल्ट, मेटल और भी ETC, नमक है, जो भी अभी एग्जाम्पल दे दिया मैंने। इसमें है रबर, वैक्स, एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये होता है। अब इसमें क्या होता है, इसका एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है। दूसरा जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड में अंतर ये होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसका एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि उसका दूसरा, ये पहला पॉइंट रख लो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड ईच पार्ट हैव डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जैसे मान लो कोई सॉलिड है, यूरिया है या NaCl है, या ये मान लो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज। तो इधर ये टुकड़ा यदि पिघलाओगे तो यह भी 180 पर मान लो पिघलता है, तो यह 180 पर पिघलेगा। कई डिग्री पर? यह 180, यानी सभी चीज़ें एक साथ 180 पर पिघल जाएंगी। लेकिन वही तुम रबड़ को पिघलाओगे, कांच भी आता है, ग्लास भी ETC लगा दे रहा हो। अब इसमें ग्लास को पिघलाओगे ना, तो ये वाला जल्दी पिघल जाएगा, और उतना ही टेम्परेचर पर ये नहीं पिघलेगा, ये मेल्ट हो जाएगा, बट यह नॉट मेल्ट हुआ। क्यों? क्योंकि यह ऑर्डर में है,
और ये नॉन ऑर्डर है। तो नॉन ऑर्डर वाला रेंडम हो जाता है, ऑर्डर वाला है तो फिर नहीं पिघलेगा। हाँ हाँ, जैसे रबड़ पिघलाओगे तो कौन पिघल जाएगा, कुछ देखोगे खड़ा रहेगा। अरे रबड़ जलता वलता नहीं देखे हो क्या? हाँ, और कोई जो पिघलने वाला होगा, क्रिस्टलाइन चीज होगा, वो ग्लूकोज देखोगे एक साथ सब पिघल जाएगा। ठीक, बर्फ पिघलेगा एक साथ हो जाएगा। इसमें क्या है, यदि ये सिरा मतलब कि सबको एक ही टेम्परेचर देना है तो कुछ पिघल जाएगा, कुछ उसी में थोड़ा हाई टेम्परेचर पिघलता है, सब एक साथ नहीं पिघलेगा। तो उसका कारण है कि जो ऑर्डर में है उसका अधिक मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो डिसऑर्डर में उसका कम मेल्टिंग पॉइंट होगा। यही रबर में भी होगा, जितने नए मार्फा सब उनकी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, सभी पार्ट की मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होते। ऑल पार्ट ऑफ एमॉर्फस सॉलिड हैव नो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स। सभी पार्ट का मतलब समझो, ये दूसरा पॉइंट। कुछ पार्ट हो जाता है कम टेम्परेचर पिघल जाएंगे, कुछ पार्ट इसको पिघलाओ तो सब पार्ट एक साथ पिघलेगा, मतलब एक ही टेम्परेचर पिघलेगा। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक विशेषता है, सॉलिड के बारे में बता दें। अब तीसरा देखो, तीसरा है आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक। तीसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड और anisotropy means physical and optical properties different डायरेक्शन। अब इसमें हम दिखाएंगे, देखो बहुत अच्छा दिखाएंगे। अभी देखो ये क्लोरीन है, इसको ऐसे चलो, देख रहे हो, इसकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग है। अब ऐसे चलो, इसकी प्रॉपर्टी जैसे इलेक्ट्रॉन प्रकाश का डिफ्रैक्शन है, तो एंगल पर चलो कुछ अलग होगा, और सीधे चलोगे तो एग्जाम्पल पे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। एग्जाम्पल, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये इसको कहते हैं आइसोट्रोपिक कैरेक्टर, माने कि जिसका कोई फिजिकल कैरेक्टर हर डायरेक्शन में। देखो यहाँ Cl तो Cl का जैसा के कारण प्रकाश का जो डिफ्रैक्शन होगा, और ऐसा देखोगे तो NaCl तो ये डायरेक्शन में अलग हो गया, उस डायरेक्शन में। हाँ, अब Na का देखोगे तो तुम्हारा Na देख लो, देख रहा हो ना, डिफरेंट है ना। हाँ बोलो, देख रहे हो ना, एक्सिस हमने बनाया, लाइन बनाया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, तो अलग अलग डायरेक्शन में हो जाएगा, आने वाली लाइट अलग अलग डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ का जो आयंस अलग टाइप से है। ये मतलब हर डायरेक्शन में उनका अरेंजमेंट एक लाइनअप एक डिफरेंट दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से अलग अलग कैरेक्टर है हर डायरेक्शन। ऐसे एमॉर्फस में क्या होता है, तीसरा पॉइंट में, इन एमॉर्फस physical property
same in all direction. So amorphous solid is isotropic. In character. आइसोट्रॉपिक होता है कैरेक्टर, मतलब उसमें ऐसा चीज नहीं कि इधर का अलग होगा उससे अलग होगा उसके अलग, सभी दिशाओं में इन एमॉर्फस फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम इन ऑल डायरेक्शन, सेम इन ऑल, यहाँ ऑल लिख दीजिए डायरेक्शन। सो एमॉर्फस सॉलिड इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, लिख रहे हैं, लिख रहा है कि चले आगे? हाँ ठीक, लिख लीजिए। अब इसके बाद हम सॉलिड के बारे में बता चुके हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं, इसमें जो टर्म है, कुछ टर्म है इसको जानो, जैसे क्रिस्टल लाइटिस या स्पेस लाइटिस, स्पेस लाइटिस, ये क्या होता है? जैसे कोई भी सॉलिड होती है ना, तो सॉलिड में जैसे एक तरह से तुम कल्पना करो कि जैसे तुम कोई भी क्रिस्टल लिए हो, छोटा या बड़ा, तो उसमें जितना भी बड़ा है उसमें उसके जो कंस्टिट्यूएंट है, एक ग्रिड जैसे एक नेटवर्क बना होता है। जैसे घर में वो बनता है ना, आरसीसी डलाता है, तो क्या करते हैं, छड़ का एक जाल बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो उसी तरह से सॉलिड में उसके कंस्टिट्यूएंट्स का एक नेटवर्क होता है। उसी नेटवर्क को, 3 डायमेंशनल नेटवर्क को स्पेस लाइटिस या हाँ कहते हैं। मैं स्पेस एग्जाम्पल चित्र बना के दिखाता हूँ। देखो जैसे कि देखो,
सही नहीं लगता। क्या बेटा? जाओ।
ऐसे ही देखिए, सर जी क्या बना रहे हैं? अरे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आप आपको ये वाले किसमें है? तो भाई पूरा सर आप वाले कॉपी चेक कर लीजिए, मैं नाम देख रहा है। हाँ आप वाले कॉपी चेक कर लेना। जाना तो है बेटा, सो क्या हो गया 2 बजे वाला वो कभी करेंगे। इधर रहेंगे ऐसे। हमको समझा लेना तो इसको तो चले जाएंगे। हाँ ये वाले कलर ये ऐसे निकल जाता है, ये ऐसे निकल जाता है, ये ऐसे निकल जाएगा, ये ऐसा रहेगा, ऐसे आ जाएगा। ये मान लो कि ऐसे यह है तुम्हारा, तो वाई मान लो, Z मान लो, X मान लो। 3 एक्सिस आप देख रहे हो ना, थोड़ी डायग्राम में असुविधा हो रही है। देखो ऐसा है, एक तुम लोग देख रहे हो कि किस तरह से, ये देखो, ये बेटा सुनो, बस ये देखो, मतलब इस तरह से एक प्रॉपर वे में क्यूब टाइप का देखोगे स्ट्रक्चर रिपीट हो रही है ना, इसी तरह से ये स्ट्रक्चर रिपीट हो रही है, तो इसको कहते हैं ये 3 डायमेंशनल, ये पूरा एक फैलता चला जाता है इस तरह से। मैं थोड़ा डिजाइन बन पा नहीं पा रहा है, इसको प्रैक्टिस करके हम बता देंगे। इसको दूर से देखोगे तो तुमको एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, एक छोटी सी यूनिट हो जो इसमें रिपीट हो रही है बार बार, है ना, एक छोटा सा जैसे क्यूब है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस और यही रिपीट होकर जो पूरे क्रिस्टल को बना दे, मतलब सारी डिजाइन इसी तरह की है ना, जैसे ईंट घर से बना होता है उसी तरह से ये छोटे छोटे यूनिट सेल से बना होता है। यूनिट सेल की एक निश्चित कैरेक्टर होती है, वो मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन फिलहाल समझो कि कोई भी सॉलिड होता है, ठीक, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे ये चाहे आयन हो, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, वो कंस्टिट्यूएंट एक निश्चित पॉइंट पर ऑर्डर में अरेंज होकर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बनाते हैं।
और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है एक्स वाई जेड एक्सिस के थ्रू, उसी को स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। तो स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस है क्या चीज़, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। स्पेस और क्रिस्टल लैटिस is 3-dimensional array ARY or grid, array or grid of constituents which for whole crystalline solid is called lattice, space lattice. And ये जो सीड है आप ऑक्युपाई कर रहे हैं ना, ये इसी को लैटिस पॉइंट कहते हैं, लैटिस पॉइंट। एंड the seed occupied by constituent in lattice cell space lattice is called lattice point। ये स्पेस लैटिस का स्ट्रक्चर है, स्पेस लैटिस दिस इज स्ट्रक्चर, और ये लैटिस पॉइंट, ये सब लैटिस पॉइंट। ठीक, तो तुम लोग को समझ में आया कि स्पेस लैटिस क्या है और लैटिस पॉइंट क्या है। स्पेस लैटिस होता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स इन होल क्रिस्टल विच बेक द होल क्रिस्टल। स्पेस और क्रिस्टल लैटिस इज द 3 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल अरे और ग्रिड यानी सरिया, इसको क्या कहते हैं, ग्रिड का एक सरिया का नेटवर्क। अरे आर ए आर, ये अरे का स्पेलिंग है ए आर ए डबल आर ए वाई, गलत लिखा है, ए डबल आर ए वाई। अरे आर ग्रिड ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स इसी को कहते हैं अरे जो नेटवर्क है ना, शरिया का जो ग्रिड जो बना है, अरे आर ग्रिड ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स विच फॉर्म होल क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड द स्पेस लैटिस एंड द सीट ऑक्युपाइड बाय द कंस्टिट्यूएंट, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट सीट ऑक्युपाई करते हैं उसे स्पेस लैटिस कहते हैं। इन स्पेस लैटिस इज कॉल्ड द लैटिस पॉइंट। वो लैटिस पॉइंट मैंने इंडिकेट भी किया है, देखो ये लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट है, ये सब लैटिस पॉइंट है, ये सब जितने भी हैं सब लैटिस पॉइंट। नहीं समझे बात? हाँ, जैसे ये तुम लोग एक सीरीज में बैठ गए सारे कंस्टिट्यूएंट हो, तो एक निश्चित ऑर्डर में बैठ गए 3 डायमेंशनल, तो तुम लोग क्या करोगे, एक क्रिस्टल बना, तो कोई भी एक क्रिस्टल, जैसे नमक का चूर्ण है कि बारीक कण भी लोगे वो क्रिस्टल है, तो बहुत सारे आयन्स है, ठीक है, वो आयन्स एक निश्चित क्रम में जुड़े हुए हैं, तो पूरे के पूरे एक दूसरे से लिंक रहते हैं। इसी तरह से इसी को उसको कहते हैं क्रिस्टल लैटिस या लैटिस, स्पेस लैटिस। तो लिख दिया ना, समझ में आ रहा है ना। और इसमें जो उसका जो सीट होता है उसको लैटिस पॉइंट कहते हैं। और इसमें एक और टर्म आता है
यूनिट सेल, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या है? हाँ, बस छोड़ दे रहा हूँ, अरे छोड़ दे रहा हूँ मेरे भाई। ये देखो, ये चीज़ देखोगे तो यहाँ पर तुमको मिलेगा कि रिपीट कर रहा है इसी तरह से, देख रहे हो? ये रिपीट कर रहा है ना, ये रिपीट कर रहा है। यहाँ है ये एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, या तीसरा ऐसा ऐसा है ना। तो ये क्या है कि स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन द स्पेस लैटिस which are repeat and repeat is called the unit cell। जैसे शरीर में कोशिकाओं के रिपीटेशन से ही बनता है, उसी तरह इसी के रिपीटेशन से बनता है। एक या दो तीन ऐसे दिखाई पड़ रहा है। उसी तरह का द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल structure is formed by repetition on space lattice or crystal called unit cell। यह एक यूनिट सेल है। ठीक, समझ में आ गया? तो आज यहीं पर बंद करता हूँ क्लास, ठीक है ना? यूनिट सेल पूछेगा तो बना के दिखा दोगे कि नहीं बता दोगे? ये बताओ पहले, यहाँ बैठ करके तुम जो खाली जाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, ये बना करके यूनिट सेल की परिभाषा लिख दोगे कि नहीं? ये स्पेस लैटिस का लिखोगे कि नहीं? लिख दोगे ना? चलो ठीक, ओके, थैंक यू।